हेलो नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के बारे में। और आपको बता दें कि तीसरी सदी में जो है उत्तर भारत में कुषाणों तथा दक्कन में सातवाहनों के प्रभुत्व के अवसान के साथ जो है देश में राजनीतिक विघटन का दौर जो है आरंभ हो जाता है। और कुषाणों के पतन के बाद जो है उत्तर भारत में सत्ता कुछ समय के लिए मुरुंडों के हाथों में आई है। फिर मुरुंडों से जो है गुप्त ने सत्ता ग्रहण की है, लेकिन मुरुंडों के बारे में ज़्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए मुरुंडों को हम लोग उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। संभवतः जो थे गुप्त लोग कुषाणों के अधीनस्थ शासक था या सामंत रहा था। और गुप्तों का जो सफलता का महत्वपूर्ण कारण है कि वह सैन्य तकनीक थी जो उन्होंने कुषाणों से ग्रहण की है, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक जगह जो है पुराणों के अनेक जगह जो है कुषाण के पुरावशेष जो है मिलने के ठीक बाद जो है गुप्त पुरावशेष मिले हैं, जिससे भी पता चलता है जो कुषाण के बाद जो है गुप्त साम्राज्य ही आया है। ठीक है, तो यही सब इसीलिए हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुषाण के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं सारे कुछ। और गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के लिए जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत के रूप में जो है पुराण, स्मृतियाँ, बौद्ध ग्रंथ, विशाखा दत्त कृत देवीचंद्र गुप्तम और कालिदास की रचनाएं जो हैं वो प्रमुख हैं। विष्णु पुराण से गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलता है, और विशाखा दत्त की रचना जो देवचंद्र गुप्तम है से जो है गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त प्लस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और विदेशी यात्रियों में अगर बात करेंगे तो चीनी यात्री फाहियान का नाम जो है ये प्रमुख है। फाहियान का विवरण से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो कि फाहियान जो है भारत आया है, इसका विवरण भी बहुत जानकारी के प्रमुख स्रोत माना जाता है इसे भी। और हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला लेख है इससे भी जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी क्या नाम था उसका, उदयगिरी गुहालेख जिससे कि उसके साम्राज्य का विजय का ज्ञान होता है। और भीतरी स्तंभ लेख से भी साक्ष्य मिलता है। और भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में जो है ये बताता है कि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और एवं अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। संभवतः ये कुषाणों के सामंत थे, ऐसा कहा गया है। गौरी शंकर ओझा जो है गुप्तों को क्षत्रिय बताते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल जो है गुप्तों को शूद्र या जाट बताते हैं। रोमिला थापर जो है ये वैश्य बताए हैं और यही सर्वमान्य है। हेमचंद राय चौधरी जो है गुप्ता को ब्राह्मण बताए हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक जो है श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त के बाद जो है उसके पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक होता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है शासन करता है, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और गुप्त संवत चला था 319 ईस्वी, और चंद्रगुप्त प्रथम जो शासन किया था 319 से 335 ईस्वी के बीच किया है। 319 एडी से 335 एडी के बीच किया है। और उसके बाद जो शासन करता है वो करता है समुद्रगुप्त। ये 350 समुद्रगुप्त जो है इसका जो शासन है बड़ा 335 से 375 तक है, लेकिन कहीं कहीं पे साक्ष्य 350 से 375 भी लिखता है। और समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये 375 से 415 तक शासन करता है। और विक्रमादित्य के काल को स्वर्ण काल माना जाता है, और यहीं पे जो है फाहियान का आगमन होता है।
ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद शासन करता है 415 से 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त प्रथम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उसके बाद करता है स्कंदगुप्त, इनके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। 455 से 465 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। उसके बाद जो है नरसिंह गुप्त बालादित्य शासन करते हैं, और उस सबसे लास्ट में जो है विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक रहे हैं। अब एक साक्ष्य ये भी मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री का नाम जो है प्रभावती गुप्त थी। इसका उल्लेख जो है पुनः ताम्रपत्र में गुप्त वंश के लोग जो है, पुनः ताम्रपत्र में जो है गुप्त वंश के लोग धारण गोत्र के थे, ऐसा बताया जाता है। अब हम लोग बारी बारी से ये जो शासक रहे हैं उनके बारे में एग्जामों में सवाल भी पूछे जाते हैं, और उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त जो है अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों को आदि पुरुष आदिराज कहा गया है। शासन जो है ये 240 से 280 ईस्वी तक किया है, और उपाधि जो है महाराज का, सामंतों के का। मंदिर निर्माण का साक्ष्य जो है बिहार से मिला है। 24 गांव दान देने का भी उल्लेख है। घटोत्कच गुप्त जो है उसके बाद 280 से 319 ईस्वी तक शासन करता है, ये भी उपाधि धारण किया है महाराज का। प्रभावती के पुना व रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख से इसके बारे में साक्ष्य मिलता है, घटोत्कच के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाता है, पूरे डिटेल में जानना जरूरी हो जाता है मामला। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ है, और वह ऐसा प्रथम शासक था जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है, और स्वर्ण के सिक्के भी ये जारी किए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की है। प्रथम स्वतंत्र शासक था ये। सर्वप्रथम चांदी यानी रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था, और गुप्त संवत जो है इसके राज्यारोहण जो है 319 से 320 ईस्वी के साथ गुप्त संवत का जो है आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का आरंभिक विस्तार किया, फिर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है उसने कूटनीतिक पद्धति का भी सहारा लिया है। उसने उत्तर भारत के प्रमुख राज लिच्छवी की राजकुमारी से जो है, लिच्छवी की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी के साथ जो है वैवाहिक संबंध बनाता है, और इसी विवाह के स्मृति में विवाह के स्मृति में जो है ये स्वर्ण सिक्कों का निर्गमन करता है। स्वर्ण सिक्कों का निर्गमन भी किया है। और कुमार देवी का ही पुत्र था समुद्रगुप्त, यही आगे चल के शासन करता है। समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 ईस्वी तक शासन करता है, कहीं कहीं पे 350 से 375 भी लिखा हुआ है, तो ये ईस्वी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि डमाडोल है सारा कुछ। समुद्रगुप्त का अन्य नाम जो है, अन्य नाम के रूप में इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, कांच भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य का जो है अपार विस्तार किया है। इसका प्रयाग अभिलेख में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। इसे लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिच्छवियों का नाती, ठीक है, लिच्छवियों का नाती, दोहित्र मतलब नाती, ठीक है। उपाधियां जो है समुद्रगुप्त जो लेता है ये पराक्रमांक की, और प्रतिरथ का, व्याघ्र पराक्रम का, इसका उपाधि बड़ा बड़ा है। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसके टाइम में हुआ है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। विजय स्तंभ जो है, विजय ध्वज हरिसेन के प्रयाग स्तंभ लेख चंपू शैली में बना हुआ है, इससे भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके आर्यावर्त की विजय के बारे में।
3+9 12 राज्यों में इसका उल्लेख है। आर्यावर्त राज प्रसभोद्धरण ये वाक्य जो है लिखा हुआ था। प्रथम चरण में जो है उसने समुद्रगुप्त की विजय का जो अभियान था, प्रथम चरण में उसने गंगा यमुना द्वाब के राज्यों का जो है समूल नाश किया था और प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और द्वितीय चरण में उसने जो है पंजाब के गणराज्य और उसके कुछ सीमावर्ती राज्यों को जीता था, जो गणराज्य मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर जो है टिमटिमा रहे थे, जिसे कि समुद्रगुप्त ने सदा के लिए जो है उसे बुझा ही दिया। दक्षिणा पथ का विजय जो है उसको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति से जो है 12 राज्यों को मिलाया था। धर्म विजय के बाद उनके राज्य जो है फिर वापस कर दिए हैं। आठविक राज्यों का विजय, आठविक मतलब होता है जंगल, ये जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश जबलपुर तक फैला हुआ था, वन प्रदेश था ये, यहां भी विजय हासिल किए हैं। ये सीमावर्ती राज्यों का विजय 5 प्रदेश किया है, समतट यानी पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश, डवाक असम के आसपास के क्षेत्र को, कामरूप असम का क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था, और कर्तरीपुर जालंधर में स्थित है ये, करतारपुर उसी का नाम था। नेपाल को भी इसने अपने राज्यों में मिला लिया था। चौथे चरण में उसने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता है और दक्षिण में उसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई है। और अंतिम चरण में वह उत्तर पश्चिम में कुछ विदेशी राज्यों को भी पराजित किया है। विदेशी राज्यों के संबंध पर जो है विजय जो किया है ये गुप्त साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य किसको किस पर, एक मिनट, गुप्त साम्राज्य जो है कुषाण, शक, पूर्व एशिया के द्वीप, श्रीलंका भूखंड, इन सब पे जो है विजय हासिल की है, विदेशी राज्यों को पराजित किया है। उसकी बहादुरी से जो है युद्ध कौशल के कारण ही B.A. स्मिथ जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना न करना पड़ा है, इसलिए जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने कहा है, जिसे कि शॉर्ट में B.A. स्मिथ भी बोलते हैं। हालांकि समुद्रगुप्त की विजयों की सूचना का आधार जो है हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हरिसेन का एक दरबारी लेखक था, हरिसेन जो है एक दरबारी लेखक था, और प्रयाग प्रशस्ति में जो दिया गया विवरण जो है अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकता है। इन सीमाओं के बावजूद भी हम अध्ययन के स्रोत के रूप में इसे खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके द्वारा जो दिए गए कम से कम कुछ विवरण अन्य स्रोतों से जो है परिपुष्ट होते हैं। जैसे कि अगर बात करें वाकाटक अभिलेख से कुछ विवरणों की जो है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में, उससे इसका जो है मिलान हुआ है, परिपुष्टि हुई है। और इसके समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ करने की भी चर्चा है, सिक्का भी चलाया है इसने। अपनी विजयों के बाद जो है समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक जो है था विस्तृत था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से मालवा तक, इधर मालवा, बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, समुद्रगुप्त एक बड़े क्षेत्र पर देख रहे हैं कब्जा कर लिया है, लेकिन उसका नियंत्रण जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमित क्षेत्रों पर ही रहा है, क्योंकि वो फिर जो है एक जगह तो जीत लिया, फिर दान में लौटा भी दिया, और दूरवर्ती क्षेत्रों में उसके शासनों का शासन इस शर्त पर करने को दिया गया है शासक को कि अधीनता स्वीकार करे, आत्मनिवेदन करे, वैवाहिक संबंध बना लिया है, कहीं पे कन्या पायन किया है, कन्यादान करे, और गुप्तों की गरुण मुद्रा को अपने राज्यों में चलाए हैं। वो समुद्रगुप्त स्वयं जो है उच्चकोटि का विद्वान, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। समुद्रगुप्त जो है उच्च कोटि का विद्वान था, विद्या का उदार संरक्षक था ये, और अपने कुछ सिक्कों पर अपने को उसने स्वयं को बीना बजाते हुए भी दिखाए हैं। खैर ये तो समुद्रगुप्त के सिक्के के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो थे कविराज के नाम से बीना प्रेमी थे ये। इसके दरबार में वसुबंधु बौद्ध विद्वान रहते थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ थे, विद्या में उच्च कोटि के विद्वान भी कहा जाता है इसे। समुद्रगुप्त के सिक्के की बात कर लेते हैं।
और समुद्रगुप्त की उपाधि की बात करेंगे तो कविराज की उपाधि धारण किए थे, ये याद रखिएगा, सवाल पूछा गया था। समुद्रगुप्त के सिक्के में गरुड़ प्रकार के सिक्के जो है, इसमें राजा की आकृति गरुड़ ध्वज और पराक्रम की उपाधि की बात की है। धनुर्धारी, धनुष्मान है सिक्कों पर, और प्रतिरथ। उसके बाद परशु प्रकार की, जिसमें कि परशु है, कीर्त्रांत परशु। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी चलाए हैं, अश्वमेघ प्लस घोड़ा, अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए हैं, बीना वादन करते हुए जो है सिक्के पर दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय की अब बात करते हैं, जिसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो शासन है वो 375 से 415 ईस्वी तक रहा है, स्वर्ण काल है ये गुप्तों के। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल में जो है गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा है। और इसका अन्य नाम जो है देवराज, देवश्री और देवगुप्त भी है। और विक्रमादित्य ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति के साथ जो है अपने पितामह के सैनिक गठबंधन की नीति को भी जोड़ दिया है। पिता और पितामह दोनों की नीति जो अच्छा लगा है उसे अपनाया है ये। और उपाधि धारण किया है विक्रमांक का, विक्रमादित्य का, परम भागवत का। इसकी माता का नाम था दत्त देवी। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो समुद्रगुप्त का 2 बेटा में एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा का रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो है ध्रुव देवी से होता है। ध्रुव देवी से विवाह होने पे जो है रामगुप्त के नाराज हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के छोटा भाई रामगुप्त जो है ये जो है अब शकों से जो है शक जब आक्रमण करता है जो तो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपकर जो है शांति स्थापित करवा लेता है। जिससे क्या होता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात पता चलता है तो वो जो है भेष बदल करके ध्रुव देवी के रूप में शक राज को पराजय करता है। और पराजय करने के बाद जो है वो ध्रुव देवी को भी अपना लेता है और उससे वो शादी कर लेता है, ऐसा कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ऐसी कहानी है। अब जो भी सच्चाई हो इसमें साक्ष्य इसके बारे में मिलता है, साक्ष्य मिलता है। जहां तक बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय में दिल्ली के महरौली स्थित अभिलेख में एक चंद्र नामक शासक के विजय का वर्णन है और इस शासक की पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की रूप में हुई है। और वैसे इस शासक की पश्चिम में सिंधु क्षेत्र तथा पूर्व में बंगाल को जीतने का श्रेय मिलता है और उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक उपायों का भी सहारा लिया है और स्वयं को एक नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया और दूसरी तरफ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो वाकाटक शासक से किया है। ये भी कम नहीं रहा है, इसका उल्लेख इनका उल्लेख बहुत कम मिलता है अभिलेखों में भी। रामगुप्त के सिक्का की जहां तक बात करें तो विदिशा और उदयगिरी में चला है। बाण के हस्तचरित से इसके साक्ष्य मिलते हैं। राजशेखर के काव्य मीमांसा से, राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के संजान ताम्रपत्र 795 ईस्वी में जो था उससे भी मिलता है। विशाखा दत्त के देवीचंद्र गुप्तम से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से जो है साम्राज्य विस्तार किया है। वैवाहिक संबंध के बारे में जहां तक बात करें तो वैवाहिक संबंध जो है ये नागवंश से जो है, नागवंश आपको मालूम होगा मथुरा, अहिक्षेत्र और पद्मावती। तो नागवंश की नाग राजकुमारी का विवाह जो है कुबेर नाग से होता है और उसकी पुत्री राजकुमारी प्रभावती गुप्तों से जो है विवाह जो है वाकाटक वंश आधुनिक महाराष्ट्र जो है उसके राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवा देता है ये। तो मतलब ये देख रहे हैं जो व्यवहारिक संबंध को लाभ उसे प्राप्त हुआ है और वाकाटक क्षेत्र से गुजरते हुए उसने गुजरात पर आक्रमण भी किया है। और ये जो शादी है ये कूटनीति से हुआ है, ये चीज देखिए, इस कहानी को आपको समझना पड़ेगा। कूटनीति है, कूटनीतिक उपाय है ये शादी वाला, क्योंकि उसने स्वयं एक नाग वंश की राजकुमारी से विवाह किया
नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया, और दूसरी तरफ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की जो है राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक के शासक रुद्र सिंह द्वितीय से करवा देता है, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। ये चीज ध्यान रखिए हर वक्त। और वैवाहिक संबंध का लाभ लेकर के वो गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को भी जो है क्या करता है, वो पराजित कर देता है। और फिर जो है गुजरात पर कब्जा होने के बाद जो है व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और उसके बाद जो आर्थिक लाभ गुप्तों को प्राप्त हुआ है। और इसी के काल में जो है चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की और उसने मध्य देश की समृद्धि का विवरण भी लिखा है। ऐसा भी बताया जाता है कि इसी शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के मानक सिक्के भी चलाए हैं शकों के उन्मूलन को लेकर के। एक मिनट, शकों के उन्मूलन गुप्त वंश, शकों का उन्मूलन गुप्त वंश प्लस वाकाटक वंश मिल करके किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर आए तो अगर दोनों रहे, क्योंकि बीपीएससी सब में ऐसा सवाल पूछा जाता है, इनमें से एक से अधिक, तो उसे ध्यान रखिएगा। कदम राजवंश कुंतल राज कर्नाटक में पड़ता था। इसका शासक का नाम था काकुत्स वर्मन के पुत्री का विवाह जो है कुमारगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, इससे होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है उसके शासनकाल में विद्या के प्रमुख केंद्र हैं और उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली नवरत्न विद्वान रहते थे, जिसमें कि कालिदास, वरामिर, धनवंतरी, अमर सिंह जैसे विद्वान जो है शामिल थे। इसके बारे में अगर बात करें विक्रमादित्य के विजय के बारे में, तो ये दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र शासक के रूप में इसका विवरण है। सत्र सिंधु पार करके बाहली को के बारे में भी चर्चा है। पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध जो है ये लड़ा है, बंग शासकों के विरुद्ध। आगे अगर बात करें तो बंग शासक, बंग क्षेत्र जो अगर बात करेंगे तो बंग मतलब हो बंगाल, ठीक है। और बाहलिक जो है, बाहलिक सप्त सिंधु पार करके बाहलिक जो है ये सिंधु क्षेत्र को ही कहा जाता था। बाहलिकों को पराजित किया है, सिंधु में जो वास करते थे। शक विजय की जहां तक बात करें तो शक विजय में उज्जैन में जो है शक राजा छत्रप थे। रुद्र सिंह तृतीय उसका नाम था और रुद्र सिंह द्वितीय से युद्ध होता है 409 ईस्वी में और मालवा प्लस गुजरात को जीत लेता है। बैग शैली के चांदी के सिक्के भी चलाते हैं इस मतलब विजय हासिल करने के बाद, और उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय की बात हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। उस 9 रत्न के बारे में पूरे सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने डिटेल में दे रखा हूं, याद कर लेना है आपको। रत्न इसका क्या क्षेत्र था और रचनाएं कौन है उनके। छपना ज्योतिष विद्या से संबंधित रहे हैं और इसकी रचनाएं ज्योतिष शास्त्र है। धनवंतरी चिकित्सा से संबंधित रहे हैं और ये जो है आयुर्वेद लिखे हैं, रचनाएं आयुर्वेद है। कालिदास क्षेत्र जो है नाटक और काव्य से जुड़े हुए थे। अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूतम इसकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। अमर सिंह का क्षेत्र शब्दकोश से है, अमरकोश शब्दावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बड़ामीर खगोल विज्ञान से संबंधित है। बृहद संहिता इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। बररुचि व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत व्याकरण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शंकु वास्तुकला से संबंधित है। शिल्प शास्त्र जो है प्रमुख रचनाएं। हरिसेन या इसे इसका एक अन्य नाम था घटकरपर, ये कवि थे, कविता लिखते थे। और बेताल भट्ट ये जादूगर थे। मंत्र शास्त्र इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान जो है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो ये भारत आया था, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी तरह से सवाल भी बार बार पूछता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे थोड़ा सा फाहियान के बारे में कर ले तो बचपन, फाहियान का बचपन में जो नाम था कुर। फाहियान का मतलब होता है फा और हियान। फा मतलब होता है धर्म और हियान मतलब आचार्य, यानी धर्माचार्य। ठीक है,
इसका उद्देश्य था भारत आने का जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और प्रमुख बौद्ध स्थानों का में जो है भारत में जो है जो भी है प्रमुख बौद्ध स्थान वहाँ भारत भ्रमण का। फाहियान जो है खेतान के प्रसिद्ध गोमती विहार में आए हैं। सिंधु, गांधार, तक्षशिला, पेशावर में ये भ्रमण किए हैं और अफगानिस्तान, मध्य देश भारत के जो हैं यहां भी गए हैं। और मध्य देश ब्राह्मणों का देश था जहां सुखी और संपन्न लोग थे, ऐसा ये बताते हैं। और फाहियान ऐसा कहते हैं जो मृत्युदंड नहीं दिया जाता था उस टाइम, जीवित प्राणी वध नहीं किए जाते थे, मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं होता था, जो सेवन करता था उसको चंडाल कहा जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है, इसका वर्णन जो है कौन देता है? फाहियान, जो कि विदेशी यात्री थे। ठीक है, पक्षियों तथा सुअर नहीं पाले जाते थे, वर्जित था ये। पशु व्यापार भी नहीं किया जाता था, मदिरालय नहीं था, बुच्चर खाना नहीं था, क्रय विक्रय के रूप में जो है कौड़ियों के रूप में क्रय विक्रय होता था, कौड़ियों। अब नेक्स्ट जो बात है ये है गुप्त काल के कुमार गुप्त, जिसका अन्य नाम है महेंद्रादित्य। ये 415 से 455 ईस्वी तक शासन करता है। और कुमार गुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है और माता का नाम ध्रुव देवी है, ये याद रखना है, वो सवाल पूछा गया है। और छोटा भाई था गोविंद गुप्त। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख जो है 18 अभिलेखों का उल्लेख है इनके टाइम में। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर जो है बयाना, भरतपुर, राजस्थान से 623 मुद्राएं मिली है। कुमार गुप्त के बिलसठ अभिलेख, करमंडा अभिलेख, तुमेन अभिलेख जो कि ग्वालियर में है, इसके शासनकाल की जानकारी जो है वहां से मिलते हैं। और ये अभिलेख जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 18 जो आपको बता रहे हैं, यह स्पष्ट होता है कि उसका शासन एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ। जो जब देख रहे हैं 18 अभिलेख है, इसमें पूर्व में मगध और बंगाल तक के क्षेत्र और पश्चिम में गुजरात तक का क्षेत्र जो था शामिल था। और नाम आप सुने होंगे नालंदा विश्वविद्यालय का, उसका जो श्रेय जाता है स्थापित करने का श्रेय वो कुमार गुप्त प्रथम को ही जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में जो है मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी भी कहा जाता है, कुमार गुप्त के शासनकाल का वर्णन है यहाँ पे। बिलसठ अभिलेख जो एटा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है एटा, यहाँ से गुप्त शासकों की वंशावली का वर्णन है इस बिलसठ अभिलेख में। कार्तिकेय मंदिर का भी जिक्र है। सिक्का जो है मयूरशैली के सिक्के चलाए हैं, जिसमें कार्तिकेय मयूर गरुण की चित्र है। अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा भी चलाए हैं, अश्वमेघ यज्ञ का कर जो है उसमें दर्शाया गया है। अन्य मुद्राएं में व्याग्निहंता, अश्वारोही, धनुर्धारी, गजारोही प्रकार की मुद्राएं भी चलाए हैं ये। ठीक है, अब हम बात अगर करें तो ये उपाधियां कौन कौन से लिए हैं कुमार गुप्त? उपाधियां में महेंद्रादित्य की, श्री महेंद्र की, अश्वमेघ महेंद्र की। सिक्कों पर अन्य नाम का उल्लेख है, गुप्त कुला मलचंद्र, गुप्त कुल योमराशि। कुमार गुप्त प्रथम जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय बनवाता है और समय की माप के लिए जलघड़ी का भी उपयोग इसी के समय में स्टार्ट होता है। भीतरी अभिलेख में जो है कुमार गुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था और जिसके दमन के लिए कुमार गुप्त प्रथम ने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा था, ऐसा वर्णन है किसमें? भीतरी अभिलेख में। क्लियर बात? और हुनों के, खैर हुनों का भी उल्लेख है भीतरी अभिलेख में, तो वहां पे हम लोग स्कंद गुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। स्कंद गुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन करता है स्कंद गुप्त। और कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त इस वंश का उत्तराधिकारी बना है। भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सुपिया स्तंभलेख से जो है स्कंद गुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्कंद गुप्त के टाइम में ही हुनों का आक्रमण होता है, इसकी चर्चा जो है कहाँ पे? भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। स्कंद गुप्त के काल में ही भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ है। और हुन जो है ये मध्य एशियाई की बर्बर जनजाति थी और स्कंद गुप्त ने ही हुनों को परास्त कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। और हुने के साथ जो उसका युद्ध जो हुआ है ये भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख से भी प्राप्त होता है, जूनागढ़ से भी प्राप्त होता है, ये लिख ले भाई, जूनागढ़। ठीक है, दोनों से प्राप्त होता है। अब जूनागढ़ अभिलेख में विजय का वर्णन है, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की भी चर्चा है, चक्रपालित
कहा गया है प्रशासक को। स्कंदगुप्त के अभिलेखों सिक्कों के प्राप्ति स्थलों का आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसके शासन क्षेत्र में पूर्व में बंगाल से लेकर जो है पश्चिम में गुजरात तक का क्षेत्र और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक का क्षेत्र शामिल था। इसका जो एक स्तंभ लेख है कहुम स्तंभ लेख, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में से मिला है, जहां उपाधि जो है ये शुक्रादित्य के लिए है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर की भी चर्चा है। प्रतिमा के रूप में भद्र का है प्रतिमा, और 5 तीर्थंकर जो रहे हैं जिनका जिक्र है कहुम स्तंभ लेख में आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर की वर्णन है। हुन जो थे, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो हुन जो थे मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी और खुशनबाज थे इनके, मतलब क्या बोलते हो आप, मुखिया बर्बर जनजाति के। और इसके युद्ध का वर्णन जो है भीतरी स्तंभ लेख में है। ठीक है। उसके बाद हारने के बाद दोबारा खुशनबाज जो हार जाता है तो फिर दोबारा आक्रमण करता है। दोबारा आक्रमण जो है तोरमान करता है। कहाँ करता है? चंद्रभागा नदी में पवैया नामक स्थान से। राजधानी कहाँ था? तोरमान कहाँ रखा था भाई? राजधानी सियालकोट। इसके पुत्र का नाम था, तोरमान के पुत्र का नाम था मिहिरकुल, और ये जो है शिव भक्त थे, जिसका वर्णन जो है ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इसने चीनी शासक के दरबार में राजदूत भेजा था और उसका नाम था, क्या नाम था? चीनी शासक क्या था? सांग नाम था, सांग। 466 ईस्वी में। और ये मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है स्कंदगुप्त के बाद जो है आप देखिएगा जो धीरे धीरे जो है गुप्त वंश का विघटन प्रारंभ हो जाता है। और स्कंदगुप्त की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो है राजधानी को अयोध्या लाया है और उपाधियां में ये शुक्रादित्य के और देवराय के लिए हैं। इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए हैं और यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त के अंतिम समय में गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगा है। ठीक है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की जहां तक बात करें, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो नालंदा से प्राप्त जो एक मुद्रा लेख में जो है विष्णुगुप्त का लेख मिलता है, जो 550 ईस्वी तक शासक रहता है। यह अंतिम गुप्त शासक था और इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसी ही चर्चा है। तो देखते हैं विष्णुगुप्त के बारे में क्या क्या बात है। वैसे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी में पहला जो आता है वो पुरुगुप्त का नाम आता है, कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद आता है विष्णुगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय, उसके बाद वैन्यगुप्त। फिर से देखिएगा क्रम, मैंने फॉलो में बोलते चला गया। पहला स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त के बाद बुधगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त शासन करता है। उसके बाद जो है वैन्यगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और उसके बाद विष्णुगुप्त शासन करता है। और ये जो है 550 ईस्वी तक, 550 एडी तक जो है शासक रहता है और यह गुप्त वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, विष्णुगुप्त। तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल भी उतना नहीं पूछता है, लेकिन कुछ क्या क्या कारनामे किए हैं ये। पुरुगुप्त जो है यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था और यह स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था, ये भी याद रखना है आपको। भीतरी अभिलेख में इसके जिक्र है और माता का नाम जो है महादेवी अनंत देवी थी, पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है। वृद्धावस्था में धर्म परिवर्तन करता है, वैष्णव से बुद्ध बन जाता है ये। उसके बाद जो है तो उत्तराधिकारी में दूसरे उत्तराधिकारी जो होते हैं वो होते हैं कुमारगुप्त द्वितीय। इसकी चर्चा सारनाथ अभिलेख में है। उसके बाद बुधगुप्त जो है ये शक्तिशाली रहता है, उपाधि धारण करता है श्री विक्रम की, और नालंदा महाविहार दान देने की भी चर्चा है इसका। उसके बाद आता है नरसिंहगुप्त जो है उपाधि धारण करते हैं बालादित्य की, हुन शासक मिहिरकुल को पराजित करता है यही नरसिंहगुप्त। उसके बाद भानुगुप्त की जो साक्ष्य है ये एरन अभिलेख 510 ईस्वी में से मिला है और हुनों का सर्वनाश करता है ये। इसके मित्र जो है गोपराज थे और इसका युद्ध जो है हुनों से होता है। हुनों का सर्वनाश करने के बाद मृत्यु के बाद जो है अपनी पत्नी इसकी जो है
सती हो जाती है। ऐसी सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है एरन अभिलेख से ही मिलता है, और वो भानुगुप्त की पत्नी ही थी। ठीक है। उसके बाद वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, और कुमारगुप्त द्वितीय का पिता था नरसिंहगुप्त। उसके बाद आता है विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम गुप्त शासक है। नालंदा से प्राप्त मुद्रालेख से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो गई मतलब राजनीतिक बात गुप्त काल की। अब गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियां क्या क्या रहे भाई? सांस्कृतिक गतिविधियां में अगर बात करें तो कला या साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण जो है अधिकतर गुप्त काल में हुआ है। पहले के मंदिर सपाट थे, बाद में जो है शिखर युक्त मंदिर बनने लगे हैं। शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण जो है देवगढ़ दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ये झांसी। गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वाधिक खूबसूरत है, ये ध्यान रखना है ये चीज आपको। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता क्या है? अधिकांश मंदिर प्रस्तर से निर्मित है। अपवाद में रख दीजिए आप भीतरगांव, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर, और सिरपुर के मध्य प्रदेश के मंदिर हैं, जो कि ईंटों से निर्मित है। गुप्तकालीन है लेकिन ईंटों से निर्मित है, नहीं तो अधिकतर प्रस्तर से निर्मित है। गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपालों के स्थान पर जो है गंगा और यमुना की मूर्तियां, गंगा को क्या बोला जाता था? मकर वाहिनी, और यमुना को कुर्म वाहिनी बोला जाता था उस टाइम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण जो है संभवतः गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ है, और मूर्तियों तथा पौराणिक कथाओं का निरूपण जो है हुआ है। रामावतार एवं कृष्णावतार दोनों से संबंधित दृश्य है यहाँ पे, और इसके अतिरिक्त विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी मिलता है देवगढ़ के दशावतारम मंदिर से। नागर शैली का विकास जो है देखने को मिलता है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये अजयगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और इसका निर्माण जो हुआ है वो बलुआ पत्थर से हुआ है। यह भी पंचायतन शैली का है। मनियार मठ का मंदिर जो है ये वृत्ताकार शैली में बना है। इसके निकट जो है डमरू नुमा स्तूप भी बना है। ये कहाँ है? राजगृह में है। प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर में अगर और जिक्र करें तो ये है सांची का मंदिर, रायसेन सांची में है। तिगवा का मंदिर जबलपुर में है। एरन का विष्णु मंदिर एरन सागर। मढ़ी का मंदिर जबलपुर में। नचना कुठार के पार्वती मंदिर पन्ना में है। भुमरा का शिव मंदिर सतना में है। नागौद का शिव मंदिर सतना। पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना। खोह का शिव मंदिर सतना। उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा। और ये टोटल का टोटल जो है मध्य प्रदेश में है। देख लीजिए गुप्तकाल कैसे मध्य प्रदेश में फैला हुआ था, कितना विकास हुआ है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये कानपुर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। मणिनाग का मंदिर राजगीर बिहार में है, ये ध्यान रखना है इसको। मुकुंद दर्रा का मंदिर जो है कोटा राजस्थान में है। ये सारे का सारी जो है गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन धार्मिक दशा की अगर जहां तक बात करें तो धार्मिक दशा में जो है यद्यपि गुप्त शासकों का अपना धर्म वैष्णव धर्म था, किंतु वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ये दोनों जो है अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था। परम भागवत की उपाधि धारण किए है। सिखों पर गुरु की आकृति है। सबसे विख्यात मंदिर दशावतार मंदिर रहा है वैष्णव धर्म का। जूनागढ़ अभिलेख में जो है विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। और जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद हो गया हो। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो कि विदिशा से संबंधित है। वराह अवतार जो है यहाँ लोकप्रिय रहा है, और अमरकोश के 39 अवतारों का वर्णन है यहाँ पे। उसके बाद गंगधर अभिलेख से विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, और ये गंगधर अभिलेख जो है कुमारगुप्त के काल का है। शैव धर्म की भी चर्चा मिलती है, जो कि कुमारगुप्त को कार्तिकेय मयूर और स्कंदगुप्त नंदी बैल वाले मुद्रा चलाए हैं। करमदंडा फैजाबाद में है, चतुर्मुखी शिवलिंग का साक्ष्य है। ख नागोंद एक मुखी शिवलिंग है यहाँ पे। गुप्त काल में ही शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। ध्यान दीजिएगा ये चीज। फोटो अभी भी अपना लोगों के पास है, तो ये गुप्त काल से ही चला आ रहा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा गुप्त काल की है। पशुपति संप्रदाय का विकास हुआ है यहाँ पे।
बौद्ध स्तूप गुप्त काल में, सारनाथ का धमेक स्तूप ईंटों का बना है, इसका आकार वर्गाकार न होकर के गोलाकार है, इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है। ठीक है। गुहा मंदिर, गुहा मंदिर में जहां तक बात करें तो गुहा मंदिर जो है ये दो प्रकार से, ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर। ब्राह्मण गुहा मंदिर बीरसेन, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति थे बीरसेन, उसने बनवाया है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है उदयगिरी का मंदिर है, विष्णु के बड़ा अवतार यहीं से मिले हैं, देखने को मिलता है। उसके बाद बौद्ध गुहा मंदिर में इसके प्रमुख उदाहरण अजंता तथा बाघ की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं में टोटल 29 गुफा है इसमें, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 16 और 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं गुप्तकालीन है। ये बाघ की गुफाएं 9 है, ये धार मध्य प्रदेश में है, चित्रकारी है इसमें, उत्कीर्ण है। बौद्ध धर्म पंजाब, बोधगया, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, अफगानिस्तान, कश्मीर, इस एरिया में जो था समृद्ध रूप से था, लेकिन वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती में समृद्ध नहीं था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब गुफा 16 जो था, 16 नंबर की गुफा, इसमें मरनासन राजकुमारी, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट की बात है। गुफा 17 में जातक कथाओं का वर्णन है। जैन धर्म आश्रय जो है कदम और गंग शासक दिया है। जैन ग्रंथों पर भाष्य एवं टीकाएं लिखी गई है। मुनि सर्वनंदी लोग विभंग ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य सिद्धसेन न्यायवार्ता, उदयगिरी लेख जो कि कुमारगुप्त से संबंधित है, ये इसमें जैन के श्वेतांबर और दिगंबर, मथुरा, वल्लभी और बंगाल पुंडवर्धन में के बारे में चर्चाएं हैं। मूर्ति कला मथुरा कला शैली में था। मूर्ति कला गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं था। मथुरा कला शैली और गुप्तकालीन मूर्ति कला शैली, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था देखिए। मथुरा कला शैली में जो था मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए नग्नता रखता था, और वहीं गुप्तकालीन मूर्ति कला शैली जो था वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, डिजाइनदार बनाया जाता था। प्रभामंडल सादा था मथुरा कला शैली में, वही गुप्तकालीन मूर्ति कला शैली में जो है प्रभामंडल सुसज्जित था। मूर्ति कला केंद्र था मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र प्रमुख रूप से थे। चित्रकला की बात करें जहां तक गुप्तकालीन चित्रकला की, तो कालिदास के वात्सायन कामसूत्र में चित्रकला की गणना जो है 64 कलाओं में है। इसी में जो है अजंता की गुफाएं और में जो है बाघ की जो गुफा है उसमें चित्रकला का उत्कीर्ण किया गया है। गुप्त कालीन चित्रकला में वैसे ज्यादा सवाल तो मतलब प्रीवियस ईयर में देखा नहीं जाता है, लेकिन कला के दृष्टि से जो है जानना जरूरी हो जाता है। तो खैर जान लेते हैं जो छोटा छोटा चीज है। चित्रकारी में प्रयुक्त रंग जो था, चित्रकारी में प्रमुख प्रयुक्त रंग जो क्या होता था गुप्त काल में, हरा, लाल, काला, पीला, गाढ़ा हरा, नीला, सफेद, भूरा। लेपिस लौजोली रंग को फारस से आयात किया जाता था, ये याद रखिएगा, सवाल एक बार पूछा गया था यूपीपीसीएस में। उपकरण कौन कौन था? तुलिका, रंग भरा जाता था तुलिका से, और वर्तिका से रूपरेखा तैयार किया जाता था। चित्रकारी की विधि था फ्रेस्को, फ्रेस्को बोलते थे गीले प्लास्टर पर विशुद्ध रंगों के प्रयोग से जो करते थे, और टेम्पोरो सूखे प्लास्टिक पर मिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे। अजंता की खोज जो है 1819 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर के द्वारा हुआ है, और बाघ की गुफा की खोज जो है 1818 ईस्वी में ड्रेजर फील्ड के द्वारा हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, और इन्हीं दोनों से चित्रकारी की साक्ष्य भी मिलता है। रामायण तथा महाभारत को अंतिम रूप इसी समय में दिया गया है, गुप्त काल में ही दिया गया है। स्मृतियां में बात करें तो नारद, बृहस्पति, विष्णु, पराशर और कात्यायन स्मृतियों की चर्चा है। रचना भी इसी काल में हुई है। ठीक है, अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं, वैसे गुप्तकालीन प्रशासन की बात करना चाहते हैं लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए गुप्तकालीन प्रशासन की चर्चा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।